हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सारे टीचिंग एग्जाम में से के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं जो, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें जो अभी नेक्स्ट एग्जाम जो हमारा आने वाला है दिसंबर में है, वो सीटेट का, उसमें भी आने की संभावना है। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम कि किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माँ, क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज को पहचानता है। ऑप्शन देखेंगे, जन्म पर, 3 महीने पर, 6 महीने पर, 9 महीने पर। क्या होगा, नवजात शिशु अपनी आवाज, माँ की आवाज कब से पहचानने लग जाता है? वो 3 महीने बाद पहचानता है कि 6 महीने बाद कि 9 महीने बाद? कब? जन्म से ही वो अपनी माँ की आवाज पहचानने लगता है। तो इसका आंसर होगा ए। दूसरा देखेंगे हम, अधिगम तत्परता की अपेक्षा के परिणाम स्वरूप होगा या होगी। सबसे पहले हम अधिगम के बारे में देखेंगे कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। तो हम देखेंगे इसके आंसर, विकास, परिपक्वता, सुधार या कुठा। तो ये इसका आंसर क्या होगा? सेकंड का आंसर होगा डी। तीसरा देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रकार मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान। अनुसंधान, आपको अनुसंधानों के बारे में आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या आता है, जैसे विभिन्न श्रेणियों के बालकों के लिए अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम निर्धारित करने में बदलाव लाने, इससे समय के अनुरूप करने का कार्य क्रियात्मक शोध द्वारा किया जाता है। और यह शिक्षार्थियों के साथ शिक्षकों की समस्या को भी हल करता है। शैक्षिक प्रगति के मूल्यांकन का भी कार्य इस पद्धति के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा किया जाता है ना? तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? क्रियात्मक अनुसंधान। चौथा देखेंगे, जब बच्चे समूह खेल में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं वो? प्रतिस्पर प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, या ये सभी? क्या होता है जब खेलते हैं, भाग लेते हैं खेल में, तो बच्चे क्या सीखते हैं? सब सीखते हैं। प्रतिस्पर्धा भी सीखते हैं, सहयोग भी सीखते हैं, संघर्ष भी सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है ना? फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, अधिगम प्रक्रिया के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें ऑप्शंस है, संस्कृति, आवश्यकता, निविष्ठ, मापन। क्या होगा इसका आंसर? अधिगम प्रक्रिया, अधिगम तत्परता का नियम आपने पढ़ा होगा। अधिगम तत्परता का नियम किसने दिया है? थार्नडाइक ने। अधिगम तत्परता में क्या बताया है? इसके अनुसार थार्नडाइक ने बताया है कि तत्परता के माध्यम से कार्य करने की इच्छा जागृत होती है और इच्छा से ध्यान केंद्रित होता है। तो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना ही पूछा है। देखिए क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ना है कि पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, उसके बाद ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर आंसर लगाना है। तो इसमें आएगा, संस्कृति भी कहीं ना कहीं अधिगम प्रक्रिया में प्रभावित होती है। आवश्यकताएं भी है, निविष्ठ भी है, मापन हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा मापन। ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से कौन सा आपूर्ति प्रकार का प्रश्न है? निबंध, वैकल्पिक उत्तर, मिलान का प्रकार, बहुविकल्पीय प्रकार। आपूर्ति प्रकार प्रकार पूछा है ना? तो इसका क्या आंसर आएगा? वैकल्पिक उत्तर तो हो नहीं सकता, आपूर्ति पूछा है, आपूर्ति प्रकार है ही नहीं।
मिलान प्रकार भी नहीं है, बहुविकल्पीय भी नहीं है, इसका आंसर आएगा निबंध, है ना। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? सूचना का प्रसारण, दंडात्मक उपायों का दंडात्मक उपायों का उपयोग करना, सम्मान और मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण और चर्चा। तो इसमें क्या होगा, रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को मतलब अर्थ का निर्माण करने को बढ़ावा देती है। तो इसमें क्या आएगा हमारा, सूचना का प्रसारण नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। दंडात्मक उपायों का उपयोग करना, ये भी नहीं हो सकता, मतलब दंडात्मक उपायों का उपयोग करके कैसे बच्चे सीखेंगे, है ना। तो सम्मान और मानकीकृत परीक्षण नहीं, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा हमारा अन्वेषण और चर्चा। अन्वेषण का अर्थ होता है, अन्वेषण का क्या होता है अर्थ, सीखना, सीखना, सॉरी सीखना नहीं, अन्वेषण का अर्थ होता है खोजना, खोजना या ढूंढना। तो अर्थ का निर्माण करने में जब वो किसी शब्द का अर्थ ढूंढेंगे, खोजेंगे, तो ये तो उनके निर्माण को बढ़ावा देगी। और चर्चा मतलब कि अगर वो उनको किसी वाक्य का अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो किसी शिक्षक से चर्चा कर कर अपनी समस्या को का समाधान करेंगे, है ना। तो 8वां क्वेश्चन देखेंगे अब हम। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल है संस्कृति, पोषण की गुणवत्ता, सीखने की गुणवत्ता, ये सभी। तो इसमें क्या आएगा, विकास को आकार देने के लिए पर्यावरणीय कारक सभी सभी शामिल है, संस्कृति भी होना आवश्यक है, पोषण की गुणवत्ता भी, सीखने की गुणवत्ता, तो इसका आंसर आएगा ये सभी, लास्ट। अब हम 9th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हम इसका ऑप्शंस देखेंगे, इग्नू, सीबीएसई, एमएचआरडी, भारत सरकार, एनसीईआरटी। इग्नू क्या है हमारा, इग्नू होता है, इग्नू का फुल फॉर्म क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ये कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। एमएचआरडी का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये जो एमएचआरडी है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके 2 विभाग होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, दूसरा होता है उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है। थर्ड कौन सा है हमारा, सॉरी लास्ट कौन सा ऑप्शन है, एनसीईआरटी। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे 9 क्वेश्चंस का आंसर, इसका आंसर होगा हमारा बी, सीबीएसई। व्यापक व्यापक मूल्यांकन सीबीएसई द्वारा शुरू किया गया था, सतत और व्यापक, ठीक है। हम 10th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक आंकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? ठीक है, पहले हम संरचनात्मक आंकलन से समझेंगे कि क्या तात्पर्य है इससे। ये इसका तात्पर्य होता है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाना संरचनात्मक आंकलन कहलाता है। तो उपयुक्त उपकरण पूछा है, नहीं पूछा है ना। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं पूछा गया है। तो प्रश्न अवधि परीक्षा, प्रश्न पखेल, दत्तकार, मौखिक प्रश्न, इसमें क्या आएगा, उपयुक्त उपकरण नहीं है। क्या है, अवधि परीक्षा इसका उपयुक्त उपकरण नहीं हो सकता, इसका आएगा आंसर ए।
11वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। मुखावस्था, गुदावस्था, अव्यक्तावस्था, शैशवावस्था। हम पहले देखेंगे फ्राइड के बारे में देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया। फ्राइड का व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इन्होंने जो दिया है। इन्होंने इसके और मुख्य सिद्धांत है जैसे चेतन। इनके मुख्य 2 सिद्धांत है। पहला है चेतन अवचेतन की अवधारणा और दूसरा सिद्धांत है इद अहम और अति अहम का विचार। इन्होंने 2 मुख्य सिद्धांत दिए हैं। तो इन्होंने क्या बताया है? मुखावस्था, गुदावस्था, अव्यक्तावस्था, शैशवावस्था। तो मुखावस्था क्या होती है? मनोलैंगिक विकास की प्रथम अवस्था है ये, है ना। ये जन्म से लेके 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष 1 साल तक होती है, ठीक है। और अव्यक्तावस्था क्या होती है? अव्यक्तावस्था होती है 6 से 7 वर्ष इसकी है। 6 से 7 वर्ष की उम्र से आरंभ होकर 12 वर्ष तक रहती है ना। और गुदा अवस्था होती है व्यक्तित्व विकास की, यह दूसरी अवस्था होती है। 2 से 3 साल, 2 से 3 साल के तक होती है ये अवस्था, है ना। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर? प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन से साल में बच्चे चले जाते हैं? 6 से 7 वर्ष में चले जाएगा, है ना। तो इसका आंसर होगा सी। 12th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या है बोल रहा है 12th नंबर का क्वेश्चन। बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता इन्होंने स्किनर ने बताया, शायद अपने स्किनर का सिद्धांत पढ़ा है। अगर जिन्हें नहीं पढ़ा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकता है, मैंने अच्छा डिटेल में पढ़ाया हुआ है व्यक्तिगत। तो हम इसके बारे में देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता की क्या डेफिनेशन होगी। स्किनर के अनुसार मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश है। ये इसके कितने प्रकार होते हैं? व्यक्तित्व विभिन्नता के 7 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं 7 प्रकार? पहला होता है शारीरिक विभिन्नता, बौद्धिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, नैतिक विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता, प्रजातीय विभिन्नता और धार्मिक विभिन्नता। 7 प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर हम इसके ऑप्शंस नहीं देखे ना, ऑप्शंस देखेंगे। माता पिता की मनोवृत्ति, बुद्धि, नस्ल, स्थान। तो इसका ऑप्शन होगा बी। व्यक्तित्व विभिन्नता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो बुद्धि, बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्ति के लिए आकलन को दर्शाता है? आकलन का प्रयोग शिक्षार्थी पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन विभिन्न शिक्षण अधिगम युक्ति बनाने के लिए किया जाता है। अभिभावकों, शिक्षार्थी आदि को उपलब्धि के प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए आकलन किया जाता है। आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाना चाहिए। अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाने का पूछा है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन विधि शिक्षण अधिगम युक्ति बनाने के लिए किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और फिर उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? इन्होंने अपने क्या डेफिनेशन बताई है? वृद्धि और विकास की अवधारणा
इसमें ऑप्शन देखेंगे पहले हम। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें क्या आएगा, ये इसमें एकीकरण का सिद्धांत है। ये जो डेफिनेशन जो है ना इस सिद्धांत के अनुसार, एक बालक पहले पूरे हाथ को और फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, ये एकीकरण का सिद्धांत है। आदिवासी समुदाय के बच्चे कक्षा में सहज महसूस नहीं करती क्योंकि उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं। वे उन शिक्षकों से पढ़ना चाहती है जो उनके समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक जलवायु अलग है। वह अति आत्मविश्वास है। क्या होगा इसका आंसर? 15वें का हमारा आंसर होगा, मतलब समुदाय, आदिवासी समुदाय के बच्चों का रहन सहन अलग है, मतलब वहाँ का वातावरण अलग होता है। ठीक है, मतलब एक क्लास में हर समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका आंसर आएगा हमारा सामाजिक संस्कृति जलवायु अलग है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है ना? तो हम पहले क्या देखेंगे, मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। प्राणी जन्म लेने के बाद से ही अपनी आवश्यकता एवं वातावरण से प्रभावित होकर किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करना आरंभ कर देता है। इसमें से उसके कुछ व्यवहार जन्मजात और कुछ स्वाभाविक शक्ति के कारण होते हैं। उसका व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है ना? यो जन्म कुछ जन्मजात शक्ति या जो प्राणी मात्र के व्यवहार को परिचालित करते हैं, मूल प्रवृत्तियां कहलाती है ना? ये क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किसने किया? वुडवर्थ, थार्नडाइक, ड्रेवर आदि वैज्ञानिकों ने किया था। आदि अनेक वैज्ञानिकों ने किया था मूल प्रवृत्तियों का। इसके आंसर देखेंगे हम। फर्स्ट क्या है? मार्गोन्तरीकरण फर्स्ट है ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन सह संबंध। तीसरा विलयन नवीनीकरण। इसका आंसर होगा हमारा विलयन। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? कितनी होगी भाई? 16 वर्ष के बच्चा अगर 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मासिक आयु कितनी होगी? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, क्या होगी इसकी आयु? 8 वर्ष होगी क्या? ये तो छोटा हो जाएगा। इसकी आयु होगी 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्या बताया है देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के गेस्टॉल्ट सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे। स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव और कोहलर। तो इसमें क्या है, इसका आंसर गेस्टॉल्ट का सिद्धांत। आपने अगर पढ़ा है तो अच्छा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो इसमें देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा? कोहलर। कोहलर ने क्या, कोहलर के सिद्धांत में क्या बताया था? उन्होंने अपने प्रयोग में चिंपांजी, जिसका नाम क्या था? सुल्तान, एक चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया था जिसका नाम क्या था? अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या व्याख्या किसने की थी? कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टवाल्ट साइकोलॉजी 1900, सन क्या है? 1959 में की थी। गेस्टवाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समग्रता या पूर्णता होती है। क्या है ये? जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टवाल्ट। तो इसका आंसर आएगा कोहलर।
19वां क्वेश्चन देखेंगे। मेरा मानना है विद्यार्थी को अनुशासन में रखा जा सकता है जब उसको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए, विद्यालय में कठोर नियम का अनुपालन करके, आर्थिक दंड लेकर, अभिभावकों का सहयोग लेकर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए। फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? फर्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये संक्रियात्मक अवस्था। सेकंड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था। जीन प्याजे, प्याजे का पूरा नाम क्या है? जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इनको विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक भी, मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है ना। तो इनकी क्या है? पूर्व संक्रियात्मक कितने वर्ष से थी? 2 से 7। और संवेदनात्मक या गामक अवस्था कितने थी? आयु इसकी 0 से 2 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 12 वर्ष या उसके बाद। ठीक है, बाद। मूर्त संक्रिया अवस्था कब तक के कब तक होती है? 7 से 12 वर्ष तक की, है ना। तो इसका आंसर आएगा हमारा परिपक्व अमूर्त तर्क, परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था, नैतिक चिंतन किस अवस्था में होगा भाई? ये होगा 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद का ही बच्चा नैतिक चिंतन इत्यादि में परिपक्व होगा। इससे छोटा बच्चा कहाँ ये सब करता है ना। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।